आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसको लागू करने के लिए? समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को या समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। और ये जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई जी को। ये है रंजना देसाई जी, जो कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। इनकी पहचान इस आधार पर की जाती है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला यूसीसी ड्राफ्ट है, जो लागू हुआ है उत्तराखंड में, जिसके साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया था जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट है वो भी किसने तैयार किया है? वो भी रंजना देसाई जी ने ही तैयार किया था। अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट तैयार होगा, जो कानून तैयार होगा, उसको रंजना देसाई जी ही तैयार करेंगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कमेटी के बारे में, उसके उद्देश्य क्या है, समान नागरिक संहिता के बारे में, उसका आधार क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और आखिर समान नागरिक संहिता आज तक लागू क्यों नहीं हो पाई। आपको मैं बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल 2026 में इसकी घोषणा की गई थी और हाल ही में इसका गठन भी कर दिया गया है। अब जब मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, किसका? उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है कि उच्च स्तरीय ये जो कमेटी होगी इसके अध्यक्ष होंगे कौन? उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई जी। कौन होंगी? रंजना देसाई जी जो हैं इसकी अध्यक्ष होंगी और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। समिति को एक समय सीमा दी गई है। कहा गया है कि ये जो उच्च स्तरीय कमेटी होगी इसे 60 दिन के भीतर ड्राफ्ट बनाकर देना होगा, उसके बाद राज्य सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। ये जो समान नागरिक संहिता है, आप सभी जानते हैं कि समान नागरिक संहिता का संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता जो है इसका संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है इसका संबंध होता है उन कानूनों से, ठीक है, उन नियमों से जो विवाह से संबंधित होते हैं, जो तलाक से संबंधित होते हैं, भरण पोषण से संबंधित होते हैं, उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण से या पुत्री ग्रहण से, लिव इन से संबंधित होते हैं। और इन सब विषयों से जुड़ा हुआ एक कानून बनाना है। और जब ये कानून बन जाएगा तो वो किस उद्देश्य को पूरा करेगा? जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो एक उद्देश्य पूरा होगा, वो है एक राष्ट्र एक कानून। तो एक राष्ट्र एक कानून की दिशा में ये प्रयास है, एक राष्ट्र एक कानून। तो मध्य प्रदेश जो है एक राष्ट्र एक कानून। तो मध्य प्रदेश में जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो मध्य प्रदेश का एक उद्देश्य या राष्ट्र का एक और उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो है एक राष्ट्र एक कानून। पर अभी इसमें थोड़ी सी समस्या है, उलझन है। उलझन क्यों है? आप सभी जानते होंगे कि ये जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी, इसका प्रावधान कहां किया गया है? तो आप जानते होंगे कि संविधान का जो भाग 4 है, क्या है? संविधान का जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ये जो भाग 4 है संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका अनुच्छेद है 44। ये जो अनुच्छेद 44 है इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से। कैसे होनी चाहिए? लेकिन स्वेच्छा से लागू होने चाहिए। आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब संविधान के भाग 4 की प्रकृति को भी जानते हैं। ये इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है कि राज्य जो है बाध्य नहीं होगा इन प्रावधानों को लागू करने के लिए। तो भाग 4 के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्य नहीं है। यही कारण है कि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान होने के बावजूद आज भी 2 ही राज्य समान सिविल संहिता को
आजादी के बाद लागू कर पाए हैं और मध्य प्रदेश अब तीसरा राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे। उन कारणों पर जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति के जो कारण थे उसमें दो कारण प्रमुख थे। एक था कि सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, और दूसरा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया है। तो सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया था, सामाजिक और धार्मिक मामलों में। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। यही कारण है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो कानून थे वो सामाजिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ ये कि भारत में प्राचीन समय से जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कानून लागू थे वो लागू बने रहे। तो हुआ ये कि विवाह, तलाक और इन सब से जुड़े हुए, ठीक है, व्यक्तिगत और पारिवारिक कई कानून भारत में प्रचलित रहे। शुरुआत में उसका विरोध बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत उसका प्रावधान तो जोड़ा गया, पर साथ में यह भी कहा गया कि राज्य स्वेच्छा से इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। और आज तक किसी की स्वेच्छा हुई नहीं। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें आजादी से पहले ही समान सिविल संहिता लागू थी। 1867 में वहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई थी और भारत का एकमात्र राज्य 2025 तक गोवा ही बना रहा। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक एकमात्र ऐसा राज्य था गोवा जिसमें समान सिविल संहिता लागू थी। पर उसके बाद 2025 में, कब, 2025 में उत्तराखंड आधुनिक भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने राज्य में समान सिविल संहिता को लागू किया। और उत्तराखंड ने जो यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया था उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया था, रंजना देसाई को। उन्हीं को मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्दी वो एक ड्राफ्ट बनाकर दे देंगी जिसको लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के बाद 2026 में गुजरात दूसरा राज्य बना था जिसने आजादी के बाद भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया। अब मध्य प्रदेश बन जाएगा तीसरा राज्य। तो पृष्ठभूमि यह है। इसके साथ ही साथ एक पृष्ठभूमि और बनी जब न्यायालय के द्वारा बार बार यह बात कही गई कि महिलाओं के हितों के लिए और जो लैंगिक हिंसा है उसको रोकने के लिए यूसीसी जरूरी है। तो एक केस है साहबानो केस। कौन सा केस, साहबानो केस। साहबानो केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, इस पर टिप्पणी किया था, ठीक है। इसने टिप्पणी किया था कि भाई इनको भत्ता मिलना चाहिए तलाकशुदा महिलाओं को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून है तलाक का उसमें भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। तो साहबानो केस वो पहला केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी कर यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया था। उसके बाद एक दूसरे केस का जिक्र होता है, वो है सरला मुदगल का केस। किसका, सरला मुदगल का केस। फिर उसके बाद है सायरा बानो केस। सायरा बानो केस, सायरा बानो केस। तो ये जो साहबानो केस है, सरला मुदगल केस है, सायरा बानो केस है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो महिलाओं का लैंगिक शोषण हो रहा है व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों की वजह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं तलाक को लेकर, ठीक है, संपत्ति को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, ये जो कानून हैं ये क्या है, देश में अलग अलग लागू हैं। तो कई व्यक्तिगत और पारिवारिक जो कानून हैं वो लागू हैं। ये जो व्यक्तिगत पारिवारिक कानून लागू हैं इनको खत्म करके यूसीसी, यूनिफॉर्म, ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना है। किसको, यूसीसी को लागू किया जाना है।
और मध्य प्रदेश में जैसे ही ड्राफ्ट बनेगा तो बात ये चल रही है कि दिवाली के अब समय तक मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो संविधान का भाग 4 है, क्या है, संविधान का जो भाग 4 है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसका जो अनुच्छेद 44 है उसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। पर साथ में स्पष्ट भी किया गया है कि समान नागरिक संहिता को स्वेच्छा से लागू किया जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि आजादी के इतने लंबे समय बाद भी राज्यों की स्वेच्छा नहीं है। कारण क्या है? कारण है वोट बैंक की राजनीति। पर वोट बैंक की राजनीति से उठकर संविधान के इस प्रावधान को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने यूसीसी से जुड़े हुए विवाद भी सुने होंगे। देखो, इसमें कुछ लोगों के अपने अपने पक्ष हैं, कुछ विपक्ष हैं। पक्ष हैं और क्या है, विपक्ष हैं। पर वर्तमान समय में ये जो विपक्ष की बात है वो बहुत ज्यादा तार्किक नहीं है। वर्तमान जो समानता का दौर चल रहा है, जिसमें महिला पुरुष समानता की बात हो रही है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हो रही है, तो इस परिस्थितियों में, इस माहौल में जो भी ये विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं वो उतने कारगर नहीं है। संविधान का प्रावधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि संविधान का जो प्रावधान है अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का, उसको लागू किया जाना चाहिए। अंबेडकर का भी यही कथन था कि इसे लागू किया जाना चाहिए पूरे राष्ट्र में, पर स्वैच्छिक आधार से। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी ने जब इसका प्रावधान किया तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि एक समय बाद पूरे राष्ट्र में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाना चाहिए स्वेच्छा के साथ। और मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि गोवा जो राज्य था उसमें 1867 में, कब, 1867 में समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी। तो आजादी से पहले ही वहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो गई, आजादी के बाद भी लागू रही। तो लंबे समय तक भारत का एकमात्र राज्य गोवा ही ऐसा रहा है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू थी। लेकिन 2025 में, कब, 2025 में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया था जिसने स्वतंत्र भारत में कानून बनाकर समान नागरिक संहिता को लागू किया। उसके बाद अभी मार्च 2026 में गुजरात दूसरा राज्य बन गया था जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। अब 2026 में ही मध्य प्रदेश लागू करके तीसरा राज्य बन जाएगा। तो कुल भारत में 4 राज्य हो जाएंगे जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन अगर बात हो कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात कितने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की गई, तो 2 में लागू कर दी गई है, मध्य प्रदेश तीसरा बन जाएगा। कुल 4 होंगे, आजादी के बाद वाले 3 होंगे। तो इस तरीके से अब मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। क्या है? समान नागरिक संहिता लागू है। मतलब विवाह, दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, लिव इन आदि से जुड़े हुए जितने भी व्यक्तिगत और पारिवारिक कानून हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनकी जगह पर सिर्फ एक ही कानून जो है लागू होगा, वो है समान सिविल संहिता। ठीक है जी, चलो।